जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से जीएस जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीएस जीके का अध्ययन करेंगे। और इसमें साथ ही हम टॉप 20 प्रश्न देखने वाले हैं। जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन होंगे इनको देखेंगे और जानेंगे इनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथ ही इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें हम जीएस जीके का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रतिदिन शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन इस क्लास को आपको शेयर भी करना है। ये क्लास इंपॉर्टेंट है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज साथ ही इंटरनेट इशू के कारण आपकी क्लास लेट हो चुकी है, तो माफ़ी चाहेंगे। कल से पुनः क्लास आपकी समय पर होगी। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है साथी, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, जब आप किसी मंजिल की तरफ चल देते हैं तो बहुत सारे लोग आपको एक मोटिवेशन की तरह लेते हैं और उस मोटिवेशन में क्या करते हैं, वो लोग भी उसी मंजिल की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। जैसे याद रखेंगे, जैसे गांव में आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो गांव में तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे आने वाली पीढ़ी के बच्चे जो आपके साथी संगी होंगे, उनके छोटे भाई होंगे, वो आपको आदर्श मानकर क्या करेंगे, आपके पीछे काफिला बनकर चलेंगे। तो इसी प्रकार आप एक मोटिवेटर का काम करते हैं, आप एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम तो मिल जाएगा। यदि आप अपनी मेहनत, जुनून, पागलपन और लगन के साथ तैयारी करते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बात करेंगे साथी आर्य समाज की स्थापना के बारे में, तो साथी स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और 1875 में की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। इन्होंने साथी बहुत सारे कार्य किए हैं भारत के, इसलिए भारत में इनको क्या कहते हैं, पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि पुनर्जागरण का पिता कौन है, तो पहला क्वेश्चन ये याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने साथी यहाँ पर याद रखेंगे आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1815 में। कब की थी? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और यही आत्मीय सभा 1828 में आगे चल करके ब्रह्म समाज के रूप में उभरी थी। किसके में? याद रखेंगे, यही जो आत्मीय सभा थी 1815 में स्थापित हुई, ये आगे चल करके 1828 में ब्रह्म समाज बन गई। और इसी ब्रह्म समाज ने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किसने किया था, तो ब्रह्म समाज ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि ये आधुनिक भगवान थे। ठीक है, और साथ ही इनके द्वारा एक स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की क्वेश्चन पूछेगा किसने स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथी किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 1893 में, याद रखेंगे 1893 में शिकागो अमेरिका में हुए विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और एक सिद्धांत दिया था, यहाँ पर एक भाषण दिया था और उन्होंने शून्यवाद पर भाषण दिया था। शून्यवाद के सिद्धांत पर भाषण दिया था, याद रखेंगे। शून्यवाद का सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने जो धर्म थे, ग्रंथ थे, इनको आदर्श बता करके अमेरिकी लोगों को प्रभावित किया था। इसके अलावा बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इन्होंने सती विधवा विवाह को पुनः करवाने का प्रयास किया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयत्न किसने किया, तो याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह की बात की जाए साथी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम था सोम प्रकाश।
इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हमारे आर्य समाज क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, इस तरह से नारा दिया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, वेदों की ओर लौटें, इस तरह से नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था, और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? इस तरह से क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे जो आपका 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कौन था? जो आपका 71वां संविधान संशोधन था, इसको याद रखेंगे। ये आपका किससे संबंधित था? तो भाषाओं से संबंधित था। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, नमक। क्या याद रखनी है? नमक। इसी नमक से बन जाता है आपका नेपाली। सबसे पहले तो याद रखना है नेपाली। नेपाली के साथ माँ से बनता है मणिपुरी। क्या बनता है? माँ से बनता है मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, और का से बनता है कोंकणी। ये साथी आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये तीनों की तीनों भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी। इसके अलावा बात करेंगे सिंधी भाषा के बारे में। यहाँ पर यदि आपको सिंधी भाषा दिख रही है, तो 21वां संविधान संशोधन होता है साथी, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1967 में। और इसी के तहत क्या होता है साथी? आपकी सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, जो भारतीय संविधान की 15वीं भाषा बनती है। जो अनुसूची 8 है, जो आपका शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 की ये कौन सी भाषा बनती है? 15वीं भाषा बनती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले हमने देखा 21वां संविधान संशोधन, जिसमें आपकी 15वीं भाषा जोड़ी गई। उसके अलावा 71वां संविधान संशोधन जो देखा, जिसमें आपकी 16, 17 और 18वें क्रम की 3 भाषाएं, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ी गई। ठीक है, ये सारी की सारी भाषाएं जोड़ी गई। इसके अलावा यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 92। तो आपको याद रखना है 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत ये अगर ये तीनों भाषाएं और एक भाषा को जोड़ेंगे तो 4 भाषाएं होंगी। और इसमें से आपको याद रखना है बीडी माचिस करके। क्या याद रखना है? बीडी माचिस याद रखना है। बीडी माचिस से हो जाएगा आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC तीनों। ठीक है, ABC तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? साथी याद रखेंगे, सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा जब अंग्रेजों की सरकार थी, तो 1861 में इन्होंने हाई कोर्ट से संबंधित एक क्या लाए थे? एक्ट लाए थे। क्या लाए थे? एक्ट लाए थे। और इसी 1861 के एक्ट के तहत 1862 में, इसी 1861 के एक्ट के तहत 1862 में 3 आपके क्या हाई कोर्ट स्थापित हुए। लेकिन इनमें से जो सबसे पहला था वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट था। कौन था? याद रखेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट था। इसके अलावा दूसरा हाई कोर्ट आपका बना था आपका मुंबई हाई कोर्ट। कौन बना था? मुंबई हाई कोर्ट बना था। और तीसरा हाई कोर्ट बना था आपका मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, ये इस तरह से 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत। 1862 में 3 बने थे। कलकत्ता हाई कोर्ट आपका 1 जुलाई को बना था, जबकि आपका मुंबई हाई कोर्ट 14 अगस्त को बना था, जबकि एक आपका 16 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट बना था। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। और कब ये स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे आप 1862 में किया गया था। लेकिन भारत के इतिहास में बात की जाए, अंग्रेजों के द्वारा पहला हाई कोर्ट कब खोला गया था? तो 1774 में खोला गया था। ये हाई कोर्ट नहीं था, ये एक न्यायालय था, जो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका सर्वोच्च न्यायालय था। और ये कब खोला गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। याद रखेंगे, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, क्या याद रखेंगे, 1774 में आपका खोला जाता है एक एक कोर्ट खोला जाता है जो भारत का सर्वोच्च था उस समय। और इसके प्रथम जज बनते हैं एलिजा इम्फे। कौन बनते हैं? एलिजा। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। 1774 के हाई कोर्ट के प्रथम जज कौन थे? तो याद रखेंगे एलिजा इम्फे थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा बात करेंगे 1866 की, तो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। किसकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें साथी, तो जो 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, ये एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। किसका? एशिया। क्वेश्चन पूछ लेगा, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट की बात की जाए तो आपका इलाहाबाद हो जाएगा। कौन सा? इलाहाबाद। ठीक है, याद रखेंगे, वर्तमान में इसका नाम बदलकर प्रयागराज हाई कोर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, हाई कोर्ट से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है? क्या पूछ लेगा? आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखना है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जो आर्टिकल आपका 214 है। इसमें कहा है कि
प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, हाईकोर्ट होगा। और जो आपका आर्टिकल 215 है, इसी में लिखा है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और हमने हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो आपके करवा दिए हैं। यदि एक बार आप क्लास पुनः यहाँ से देख लेंगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। बात करेंगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में साथी, तो ये आपकी मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कौन से? मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखेंगे, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? सबसे बड़ा स्थल, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ये इसको याद रखना है आपको, मोहनजोदड़ो। और इसी को कहते हैं मृतकों का टीला। किसका कहते हैं? इसको कहते हैं साथी मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले थे, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा की बात की जाए, मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, मृतकों का टीला कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कांसे की नर्तकी मिली थी वो आपकी मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे राखीगढ़ी के बारे में। तो राखीगढ़ी भारत में स्थित, याद रखेंगे, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थित भारत में कौन सा है? तो याद रखेंगे राखीगढ़ी है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका हरियाणा में पड़ता है साथी। कहाँ पर? हरियाणा में। और यहाँ पर आपकी फैक्ट्री के वो मिले थे, क्या मिले थे? कारखाने। जो आपके कारखाने हैं, इसके जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे? फैक्ट्री के साक्ष्य ये आपके यहीं से मिले थे। इसके अलावा चबूतरा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी आपका यहीं से मिला है, राखीगढ़ी से। ठीक है। और राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? तो याद रखेंगे, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और ये राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा साथी आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले थे? खेत के प्रमाण ये आपके कालीबंगा में मिले थे। ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का जो निशान मिला था, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो निशान मिले थे पंजे के, ये कहाँ पर मिले थे? ये भी कालीबंगा में मिले थे। ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, राजस्थान में जुते खेत के प्रमाण, कालीबंगा। और यहाँ पर चूड़ियों से संबंधित कुछ मिला था। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा चूड़ियों से संबंधित या श्रृंगार से संबंधित कहाँ पर मिला था? तो याद रखेंगे आपका ये यहीं पर मिला था। कहाँ पर? कालीबंगा में। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे लोथल की। लोथल क्या है साथी? ये हड़प्पा सभ्यता का डोपयार्ड है। क्या है? डोपयार्ड, यानी कि कहने का मतलब क्या है? पत्तन नगर। क्या है? पत्तन नगर। सर हम अभी नहीं समझे तो याद रखेंगे, पत्तन नगर का मतलब होता है साथी आपका बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। इस तरह से कुछ भी आपसे एसएससी घुमा के पूछ सकता है, या तो डोपयार्ड पूछेगा इंग्लिश में, या फिर पत्तन नगर पूछेगा, या बंदरगाह पूछेगा। तो ये लोथल है आपका हड़प्पा सभ्यता का। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर साथी? ये आपका गुजरात में स्थित है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है। और हाल ही में इसमें समुद्री संग्रहालय लोथल के पास खोला गया है। इसको भी याद रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है साथी? आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से मिली है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है। तो बात करेंगे ऑक्सीजन के उत्पन्न होने में, इसमें होता है साथी जल का जब अपघटन होता है। जल का जब देखो H2O में जब अपघटन करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है। क्या बचता है? आपका O2 बचता है। ठीक है। तो इसी प्रकार जब ये क्रिया होती है ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में? सौर ऊर्जा की उपस्थिति में। किसकी? जो सौर ऊर्जा होती है आपकी, सूर्य का प्रकाश होता है, सौर ऊर्जा की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो इस समय क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन रह जाती है। तो जल का जब अपघटन होता है साथी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस दौरान पेड़ पौधों से क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की भी उपस्थिति होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं तभी तो हम कहते हैं, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके लिए भी एक आपकी अभिक्रिया होती है। ठीक है। बात करेंगे इससे प्रकाश संश्लेषण से कुछ संबंधित प्रश्न है, जिसमें आपको याद रखना है फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में याद रखना है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम से आपको बनाना है फूड। क्या बनाना है? फूड। तो पत्तियों से जो भोजन बनता है वो पूरे पेड़ में जो फैलाया जाता है वो फ्लोएम द्वारा फैलाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम भी पूछा जाता है इसमें। जाइलम क्या होता है साथी? जड़ों के माध्यम से जो आपका जल आता है, जैसे ये पेड़ है और इसकी जड़ है, इस पेड़ की जड़ में जो आपका क्या आएगा? आपका इस पेड़ की जड़ से जो जल आएगा वो जाइलम के माध्यम से पूरे पेड़ की पत्तियों तक विस्तृत किया जाएगा, पूरे टहनियों में। ठीक है। याद रखेंगे। और भोजन पहुंचाना है तो पत्तियों द्वारा फ्लोएम के माध्यम से, जबकि जल पहुंचाना है तो जाइलम के माध्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, छत्तीसगढ़ का गठन किस राज्य से अलग होकर किया गया था।
तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ जो था वो आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था साथी। किससे? मध्य प्रदेश से। ये घटना थी साथी 1 नवंबर 2000 की। कब की? 1 नवंबर 2000 की। इस समय 3 बने थे राज्य, जिसमें से अगला राज्य बनता है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को बनता है, जो बनता है आपका उत्तराखंड। कौन बनता है? उत्तराखंड, जो आपका यूपी से अलग हुआ था, ठीक है, यूपी से अलग हुआ था। इसके अलावा 15 नवंबर को एक और राज्य बनता है अलग होकर के, जो बिहार से बना था, वो आपका था झारखंड। कौन था? याद रखेंगे, झारखंड बना था किससे अलग होकर के? बिहार से, ठीक है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। तो ये 3 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था पुनः से, जिसमें उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ। 1 नवंबर 2000, यहाँ पर 2002 नहीं होगा, यहाँ पर 2000 होगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर 2000 होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 2000 होगा, ठीक है। 2002 नहीं होगा, यहाँ पर 2000 होगा, ठीक है। तो 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर के झारखंड बन गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है 2 जून 2014। क्या बनता है? आंध्र प्रदेश का पुनः से पुनर्गठन हुआ 2 जून 2014 को, और इससे एक नया राज्य बना जिसका नाम था तेलंगाना। क्या नाम था? याद रखेंगे, तेलंगाना इसका नाम था, और ये भारत का 29वां राज्य था। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन सीधा सा पूछ सकता है 29वां राज्य कौन सा है। तो हालांकि वर्तमान में तो आपके 28 राज्य हैं, लेकिन 29वां जो राज्य था उस समय तेलंगाना बना था, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर उस समय राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो हमने इससे देखा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और आपके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड बने थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आगरे के किले को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो सबसे पहले आगरा के किला को 1983 में पहली बार जब विश्व धरोहर सूची में भारत के स्थल शामिल हुए, तो इसमें से 4 स्थल शामिल हुए थे, जिसमें आपका आगरा का किला था। कौन सा? आगरा का जो किला था। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा अजंता की गुफाएं थी। कौन सी? अजंता की गुफाएं थी। अजंता की जो गुफाएं होती हैं ये भी आपकी शामिल थी, ठीक है। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं थी। ये अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। हम एक साथ पढ़ते हैं इनको, महाराष्ट्र में हैं दोनों, एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। और इसी के साथ साथ आपका ताजमहल, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये 4 चीज़ें आपकी कहाँ पर शामिल हुई थी? यूनेस्को के विश्व धरोहर में 1983 में पहली बार भारत के ये स्थल शामिल हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आगरा का किला कब शामिल हुआ? 1983 में हुआ। अजंता की गुफाएं कब हुई? तो इनको भी याद रखना है, 1983 में हुई। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं हुई 1983, और ताजमहल भी 1983। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपको 1985 से याद रखना है, आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कौन सा? असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान करके, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान को कब मिला था? तो 1985 में इसको शामिल किया गया था। इसको देख लेंगे, मानस है या फिर रायमोना है, इसको देख लेंगे आप लोग, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे 2017 में। तो 2017 में साथी अहमदाबाद को, किसको? जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसको भी याद रखेंगे। 2021 में 2 स्थल शामिल हुए थे, जिनमें से आपका रमप्पा मंदिर था। कौन सा? रमप्पा मंदिर था। और इसी के साथ आपका कौन सा था? धौलावीरा था, ठीक है। ये आपके कहाँ पर हुए थे? धौलावीरा। ये आपके ये 40वां विश्व धरोहर बना था। और इसके अलावा रमप्पा मंदिर जो है ये 39वां विश्व धरोहर बना था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो नवीनतम पूछ लेगा कौन सा है? धौलावीरा है, जो कि 40वां है। और सेकंड जो आपका लेटेस्ट है वो कौन सा है? आपका रमप्पा मंदिर है, जो कि तेलंगाना हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और 2017 में अहमदाबाद, जबकि 2019 में आपके जयपुर शहर को, किसको? 2019 में जयपुर को शामिल किया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बात करेंगे चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में साथी। तो इसका निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका निर्माण 1440 से लेकर के 1448 के आसपास हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा राणा सांगा की बात की जाए साथी, इसने 1527 में बाबर के साथ, किसके साथ? बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? जो आपका खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध किसने लड़ा था? तो राणा सांगा ने लड़ा था। इसका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, और एक आंख भी नहीं थी, ठीक है। फिर भी इसने बाबर के साथ 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था, ठीक है। बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो साथी ये एक प्रतापी राजा हुए थे। इन्होंने शकों का उन्मूलन किया था। किसका? शकों को मारकर भगाया था, और अपने भाई की जो पत्नी थी ध्रुवस्वामिनी, इसको भी बचाया था, और ध्रुवस्वामिनी से बाद में विवाह भी कर लिया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या बनाया था? जो दिल्ली में लौह स्तंभ स्थित है। कौन सा? दिल्ली में एक लौह स्तंभ स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया है, ठीक है। और महाराणा प्रताप के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में याद रखेंगे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध इसने लड़ा था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। जो महाराणा प्रताप थे राजपूत सेनानी थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस युद्ध को जीता था, लेकिन इतिहासकारों ने बाबर को इसमें विजयी घोषित कराया था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य होता है? तो बात करें खंजर के बारे में, तो ये होता है आपका
खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य, किस किस के मध्य याद रखना है आपको साथी, भारत और किर्गिस्तान के मध्य आपका खंजर युद्धाभ्यास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे भारत उज्बेकिस्तान के बारे में, इसमें होता है साथी डस्टलिक, कौन सा, जो आपका डस्टलिक युद्धाभ्यास होता है ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ याद रखेंगे आप लोग मित्र शक्ति, कौन सा, जो आपका मित्र शक्ति होता है ये आपका श्रीलंका के साथ होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है एक और होता है सिलीनेक्स करके, कौन सा, सिलीनेक्स करके युद्धाभ्यास कौन सा हो जाएगा, ये भी श्रीलंका के साथ होगा। लेकिन मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया के साथ 2 युद्धाभ्यास होते हैं, जिनमें से आपका होता है एक हरिमऊ शक्ति, कौन सा, हरिमऊ शक्ति, जो कि अभी आपका आर्मी जीडी में पूछा गया था। हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है, मलेशिया और भारत के मध्य। इसके अलावा उदार शक्ति, कौन सा, जो उदार शक्ति युद्धाभ्यास है साथी ये भी आपका भारत और मलेशिया के मध्य होता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजर वाला, भारत और किर्गिस्तान जो खंजर युद्धाभ्यास होता है, जबकि भारत उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा होता है, डस्टलेक होता है, ठीक है, डस्टलेक होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये भारत के ओलंपिक के इतिहास में एक अच्छा सा कदम रहा है, एक महत्वपूर्ण कदम। इसमें याद रखेंगे पीटी उषा को, किसको साथी, पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक जो समिति है इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग पीटी उषा, जिसने हम आप उड़न परी के नाम से जानते हैं, किस नाम से, उड़न परी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनको कहते हैं पयोली एक्सप्रेस, क्या कहते हैं, पयोली एक्सप्रेस, ठीक है। ये केरल राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य से साथी, केरल राज्य में एक पयोली नामक गांव पड़ता है, उसी गांव से संबंधित है, इसीलिए इनको पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पीटी उषा क्या बनी है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, तो आपको इनके बारे में याद रखना है साथी, ये प्रथम महिला थी, क्या थी साथी, प्रथम महिला थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी भारत की, ठीक है। ओलंपिक में पहली बार पदक 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने दिलाया था, ठीक है, याद रखेंगे। 2000 में सिडनी जो आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर ओलंपिक चल रहा था, और इन्होंने भारत को पहली बार महिला की कैटेगरी में क्या दिलाया था, पदक दिलाया था, जो कि आपका ब्रॉन्ज मेडल था, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साइना नेहवाल के बारे में, तो यह साथी प्रथम महिला शटलर थी, कौन थी, जो आपकी प्रथम महिला शटलर। प्रथम महिला शटलर का मतलब है साथी यहाँ पर जो बैडमिंटन खेलने वाली महिला है, प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में, कौन से साथी, जो लंदन में ओलंपिक हुए थे यहाँ पर क्या जीता था, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हिमा दास के बारे में साथी। हिमा दास को हम लोग ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, किस नाम से, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, और ये असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो बात करेंगे महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल के बारे में साथी, तो ये आपके बदल चुके हैं और श्री रमेश बैस बन चुके हैं, ठीक, कौन बन चुके हैं, श्री रमेश बैस। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे साथी भगत सिंह कोश्यारी, कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी थे, इनको हाल ही में रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भगत सिंह कोश्यारी हुआ करते थे लेकिन ये रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे वर्तमान में, ये तो हो जाएंगे आपके रमेश बैस महाराष्ट्र के। बात करेंगे सीबी आनंद बोस के बारे में, तो साथी ये पश्चिम बंगाल के, कहाँ भाई, जहाँ पर ममता दीदी का शासन है वहाँ पर पश्चिम बंगाल के आपके राज्यपाल बने हैं, कौन, याद रखेंगे सीबी आनंद घोष, ठीक है। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला की बात की जाए साथी, ये श्री शिव प्रताप शुक्ला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के हैं, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, राज्यपाल हैं। इसके अलावा विश्वभूषण हरिश्चंद्रन की बात की जाए साथी, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हो जाएगा, श्री रमेश बैस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो बात करेंगे जो आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा, जो आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें साथ ही आपका सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया था, किससे, सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया था, और इसको भाग 9B, कौन सा, याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है, भाग 9B जोड़ा गया था, इसमें क्या जोड़ा गया था, 9B, ठीक है। इसके अलावा इसमें 19 का क्लॉज जो आपका गा है, कौन सा है, जो आपका क्लॉज गा है, यानी कि 3 कह सकते हैं, इसमें भी संशोधन किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ये एक सहकारी समिति से संबंधित है, इसमें भाग 9B जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 19 का में संशोधन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद है आपका 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम है, और ये साथी आपका किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से। इसमें साथी आपका अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 38A जोड़ा गया था, कौन सा जोड़ा गया था, 38A जोड़ा गया था, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा
आगे चल करके 102वां संविधान संशोधन होता है और ये अधिनियम आपका 2018 का था। कब का है था? 2018 का था। और इस अधिनियम के तहत साथी याद रखेंगे आप लोग, इसमें क्या हुआ, इसमें साथी आपका एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसमें अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था। कौन सा? अनुच्छेद 338 बी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आपका अनुच्छेद 338 है वो आपका अनुसूचित जाति आयोग है, जबकि जो आपका अनुसूचित जाति है, और जो आपका अनुच्छेद 338 ए है उसमें अनुसूचित जनजाति है। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसमें संशोधन होता है और अनुच्छेद 338 बी जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये आपको उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो लोग तैयारी निरंतर करते हैं। ठीक है, आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, और बात की जाए लघु संविधान की साथी, तो ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कौन सा साथी? 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 1976 में हुआ था। इसमें लगभग 56 अनुच्छेद बदले गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार यूपी पैट इसको पूछ चुका है। कौन सा? यूपी पैट का जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था नारी को नमन योजना के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है और इसमें जो महिलाएं होंगी, कौन होंगी साथी? जो महिलाएं होंगी इनको 50% किराया के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में यात्रा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, एक कार्ड बनेगा, इनको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए साथी कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ से आप 2 योजनाएं याद रख सकते हैं। एक तो विनय समरस्य योजना। कौन सी? विनय समरस्य योजना याद रखेंगे, ये आपकी कर्नाटक सरकार की है। और इसके अलावा काशी यात्रा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी यूपी पैट में पूछी गई थी। ठीक है, काशी यात्रा योजना की बात की जाए साथी, काशी यात्रा योजना आपकी कर्नाटक सरकार की है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है पंचामृत योजना। कौन सी? पंचामृत योजना याद रखनी है। इसी के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद। कौन सी? एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ये भी योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। और इसी के साथ एक जिला एक खेल वाली योजना भी आपको याद रखना है, ये भी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो हमने उत्तर प्रदेश से 3 योजनाएं देखी, पंचामृत योजना, एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरा से आपको एक योजना याद रखनी है, इसमें अर्न विद लर्न। क्या है? अर्न विद लर्न मतलब क्या है साथी? मतलब पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी। ठीक है, अर्न विद लर्न, सीखने के साथ साथ हम कमाई भी कर सकते हैं। इस तरह की योजना किसने चलाई है? त्रिपुरा सरकार ने चलाई है। तो नारी को नमन योजना की बात की जाए हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक की बात की जाए साथी तो 3 बैंकें हुआ करती थी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो बैंक ऑफ कलकत्ता थी। कौन सी? बैंक ऑफ कलकत्ता थी। इसी के साथ आपकी बैंक ऑफ बम्बई थी। कौन थी? बैंक ऑफ बम्बई थी, इसको भी याद रखेंगे। इसके साथ बैंक ऑफ मद्रास थी। इन तीनों बैंकों को जो आपके अंग्रेजों थे अंग्रेजों ने विलय कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? विलय कर दिया। और घटना है 1921 की। इसमें क्या बना दिया? इसका नाम तीनों का बदलकर इंपीरियल बैंक कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकी, आगे चलकर 1955 में जब हम आज़ाद हो गए तो हमने इस बैंक का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक की जगह क्या कर दिया? एसबीआई कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे। जो वर्तमान में जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये पहले 3 बैंकें हुआ करती थी, उसके बाद इंपीरियल बैंक बनी, वर्तमान में आज आपकी एसबीआई है, जो आपकी 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 1935 में, तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। कौन सी? आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, 1934 के एक्ट के तहत। ठीक है, याद रखेंगे 1934 का जो आपका आरबीआई एक्ट था, हिल्टन यंग कमेटी वाला, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा पहली बार अगर बात की जाए भारत में बैंक की स्थापना तो 1770 में हुई थी। इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका नाम था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, बात की जाए बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी साथी, तो ये आपकी 1770 में हुई थी। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। 1955 को हमने डिस्कस कर लिया, इसमें एसबीआई की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आंख कान नाक के इलाज में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साथी जब कोई डॉक्टर जो आंख कान नाक और आपके गले का चेकअप करता है तो उसके चेकअप में वो साथी अवतल दर्पण, जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं, इसका प्रयोग करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आंख कान नाक गले के बारे में, इसमें किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं साथी? हम जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, क्या देखते हैं? समतल दर्पण में हम अपने घर पर प्रयोग करते हैं, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा उत्तल दर्पण की बात की जाए तो हम इसमें क्या करते हैं साथी, जो गाड़ियों में लगे हुए पीछे के शीशे होते हैं, कौन से? गाड़ियों में जो हम पीछे देखते हैं साइड शीशा, इसको कह सकते हैं आप लोग साइड मिरर। क्या कह सकते हैं? साइड मिरर कह सकते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा? कॉन्वेक्स, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और जो ये अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं, ये आपके
किसी कांच के जो गोली दर्पण होता है उसके खोखले भाग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से गोली दर्पण होता है, इसको बीच से काट दिया जाता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक आपका अवतल बनता है, दूसरा उत्तल बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो गोली दर्पण के ही भाग होते हैं अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किसका गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो बात करेंगे जो आपका गुणसूत्र होता है इसमें से आपका एक वाई गुणसूत्र होता है। कौन सा, वाई। और ये वाई गुणसूत्र जो होता है ये आपका पिता का होता है। किसका होता है, पिता का होता है। जो आपका वाई गुणसूत्र होता है इसी के तहत आपके संतान का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। ये तय करता है कि पुत्री होगा या पुत्र होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता का जो गुणसूत्र होता है यही आपके संतान का निर्धारण करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसमें इतना ही याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन से संबंधित प्रक्रिया है। तो बात करेंगे अनुच्छेद 368 के बारे में। जब बात आती है संशोधन की तो अनुच्छेद 368 याद रखना है, इसको विशेष बहुमत से संबंधित है, इसको फिर कभी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाग जो 20 है साथी, जो आपका भाग 20 है इसमें केवल एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 368 और ये आपका भाग 20 में स्थित है, जिसे हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। कहाँ से, जो आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान है इसी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया है। और इसमें क्या होता है, इसमें संविधान से जो संशोधन होता है संविधान में, तो इसी से संबंधित जो प्रक्रिया है ये आपकी अनुच्छेद 368 में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साथी हम भाग 17 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथी, भाग 17 के बारे में। तो भाग 17 में क्या है, जो आपकी राजभाषा है, क्या है, जो आपकी राजभाषा है हिंदी, क्या है, हिंदी के बारे में इसमें जिक्र मिला है। और इसकी भाषा जो आपकी लिपि होगी, कौन सी लिपि जो होगी, इसकी देवनागरी होगी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, देवनागरी लिपि होगी। ये कहाँ पर लिखा है, ये आपके भाग 17 में लिखा है। और राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, ठीक है। और भाग 18 की बात की जाए तो आप लोग इसको छाप के बताएंगे, ठीक है। भाग 18 में क्या है, तो याद रखेंगे भाग 18 में साथी आपका आपातकाल, क्या है, जो आपातकाल होता है 3 प्रकार का, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों को याद रखेंगे, भाग 18 है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे भाग 15 के बारे में। तो भाग 15 में साथी क्या है, इसमें आपको पानी से याद रखना है, क्या याद रखना है, पानी से। तो पा से हो जाएगा भाग 15 और नी से क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में संविधान से जो संशोधन की प्रक्रिया है वो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है जो घोड़े दागने की प्रथा है ये सल्तनत काल में किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो घोड़े दागने की जो प्रथा होती है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की जाती है। किसके द्वारा, जो खिलजी था आपका, जो आपका खिलजी था इसके द्वारा शुरू की जाती है। और इसी के साथ साथ इसने जो सैनिक थे इसकी सेना में, जिसमें इसकी सेना में सैनिक थे, इन सैनिकों के लिए क्या कर दिया, इन सैनिकों के लिए इसने वस्त्र तैयार किए। क्या किए, वस्त्र, यानी कि एक तरह के कपड़े पहनेंगे। जिस तरह आपकी आर्मी की ड्रेसेस होती हैं उसी तरह से इसने अपनी सैनिकों के लिए ड्रेसेस की व्यवस्था की थी, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे इल्तुतमिश की, तो इसने 40 दल का गठन किया था। कौन सा दल, याद रखेंगे 40 दल का गठन किया था, ठीक है। इसमें 9 इंपॉर्टेंट सरदार हुआ करते थे जो आपके 40 दल का नेतृत्व करते थे। हालांकि सरदार तो 40 होते थे लेकिन जो 9 मुख्य होते थे वो आपके 40 दल का नेतृत्व करते थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए इब्राहिम लोदी के बारे में। किसके बारे में साथी, इब्राहिम लोदी के बारे में। तो आपको याद रखना है 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा, 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखना है। इसमें आपके इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। बलबन की बात की जाए तो बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई थी। कौन सी, सिजदा एंड पैबोस की प्रथा, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। सिजदा पैबोत और आपकी लौह रक्त की नीति है ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसने घोड़े दागने की प्रथा और जो आपके सैनिक थे उनको वस्त्र यानी कि वेशभूषा का निर्धारण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 38वीं समांतर उत्तरी अक्षांश रेखा किन 2 देशों के मध्य। तो बात करेंगे 38वीं समांतर के बारे में साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। किम जोंग उन और आपके जो यूसन सोल हैं, इस तरह से 2 यहाँ के नेता हैं और इन दोनों के जो देश हैं ये अलग अलग हैं। पहले ये एक ही हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गए और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। और ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी रेखा है, तो 38वीं समांतर रेखा है, ठीक है। जो 38वीं अक्षांश गुजरता है आपका पृथ्वी से, ये कौन कौन से देशों के बीच से गुजरता है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बाद। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका कनाडा की। तो अमेरिका कनाडा में 49वीं समांतर रेखा, कौन सी, 49वीं 49 जो आपकी 49 डिग्री अक्षांश है, ये कौन से देशों के मध्य है, तो याद रखना है ये आपके अमेरिका और कनाडा के मध्य, ठीक है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की बात की जाए
तो हालांकि हम कई लोग जानते हैं इसकी रेखा क्या है, डूरन रेखा, लेकिन आप याद रखेंगे इसमें 24 डिग्री अक्षांश भी गुजरता है। कौन सा? 24 डिग्री अक्षांश गुजरता है, जो कि पाकिस्तान दावा करता है ये सही है, लेकिन भारत नहीं मानता है, ठीक है, क्योंकि ये कच्छ की खाड़ी से गुजरता है और कच्छ की खाड़ी हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो 24 डिग्री अक्षांश कभी पूछ लेगा एग्जाम में, तो याद रखना है आपको ये भारत पाकिस्तान के मध्य, जो कि आपकी जल सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य क्या होता है साथी, ये आपकी 17वीं डिग्री अक्षांश निकलती है। कौन सी 17 डिग्री जो अक्षांश है, ये कहाँ से निकलती है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बाद। लेकिन हालांकि वियतनाम अब आपका एक ही देश हो चुका है, पहले 1928 से पहले इसको 2 भागों में बांटती थी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हेमिस की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा साथी? लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे बड़ा है। कहाँ का? याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा है और सफेद तेंदुआ के लिए, जो हिम तेंदुआ होता है, सफेद तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सफेद तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में आपका रामगंगा नेशनल पार्क, कौन सा? रामगंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका उत्तराखंड में, जिसका पहले नाम जिम कॉर्बेट हुआ करता था। और इसके साथ साथ राजाजी नेशनल पार्क, कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इसके अलावा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, कौन सा? फूलों की घाटी जो है, जो आपकी फूलों की घाटी है, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है दाचिंगम नेशनल पार्क, कौन सा? दाचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है, दाचिंगम नेशनल पार्क की बात की जाए जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क, कौन सा? सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी याद रखना है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, कौन सा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से हमने 3 देखे, दाचिंगम, सलीम अली और किश्तवाड़, ठीक है। लद्दाख से हमने हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखा, और जो आपका जो फूलों की घाटी, और इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से है। इसके अलावा याद रखना है आपको सिंगलीला नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में कौन सा साथी? सिंगलीला नेशनल पार्क है, इसको भी याद रखेंगे। कौन सा? सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, जो कि आपका रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जो आपका रेड पांडा होता है इसके लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये था साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको इस तरह से यदि पसंद आ रहा है तो एक बार से सेशन को दोस्तों में आपसे निवेदन है कि एक बार लाइक कीजिए, और यदि इस तरह से डिटेल सॉल्यूशन आपको और ज़्यादा चाहिए तो आपको दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि देखो साथी जब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बना रहेगा और हम आपके लिए इस तरह से डिटेल सॉल्यूशन, ऑप्शन बेस्ड सॉल्यूशन लाते रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब भी कर लें। हमने आपको बताया था कि आज इंटरनेट इशू है, इसी कारण हमारे क्षेत्र में क्या है, इंटरनेट नहीं था, तो इस कारण हमने क्या किया, आपकी क्लास तो रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले निवेदन है आपसे, एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए। यदि इस तरह से और एनालिसिस चाहिए तो आपको एक बार क्या करना है, ये सब बड़े सर को देखते रहना है और बड़ों का सम्मान करना है, छोटों को प्यार कर देना, अपना भी ख्याल रखना है। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। जय हिंद।